हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। अब यहाँ पर लखनवी अंदाज समझने के बाद, उनको पढ़ने के बाद, खीरे का स्वाद लेने के बाद बताइएगा स्वाद कैसा था। क्योंकि पाठ को पढ़ने के बाद बिल्कुल हम अभ्यास में यही तो बताते हैं पाठ कैसा था। तो यहाँ तो हमने खीरा चखा, तो खीरा कैसा था। चलिए, तो लखनवी अंदाज पाठ 9 हिंदी क्षितिज क्लास 10th और प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े और उनको नवाब साहब ने देखा तो नवाब साहब के चेहरे पर अलग ही असंतोष दिखाई दिया। नवाब साहब उन्हें देखकर आंखें फेर रहे थे, उनकी तरफ देख नहीं रहे थे, जिससे लेखक को यह प्रतीत हुआ कि वो बिल्कुल भी उसमें नहीं है कि उनसे मित्रता कर पाए। तो लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया हुआ देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव छा गया। उन्हें एकांतवास में बाधा का अनुभव होने लगा। वे अनमने होकर खिड़की की ओर झांकने लगे। लेखक को ना देखने का नाटकीय प्रदर्शन करते रहे। नवाब साहब के इन हाव भावों को देखकर लेखक अनुमान लगा रहा था कि वे बातचीत करने के लिए किंचित भी उत्सुक नहीं हैं। ठीक, तो असंतोष छा गया। बाहर की तरफ देखने लगे, लेखक की तरफ नहीं देखा। उन्हें एकांतवास का अनुभव करना था और कुछ लेखक को ना देखकर नाटकीय प्रदर्शन कर रहे थे। लेखक को लगा कि बिल्कुल भी मुझसे बात नहीं करना चाहते। आगे है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से प्रयत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उनका ऐसा करना उनके लखनवी अंदाज, उनके नवाबी अंदाज को इंगित करता है कि वो बताना चाहते हैं कि नवाबी लोग खीरे को इस तरह से खाते हैं, खाते नहीं बल्कि सूंघकर ही उसका स्वाद ले लेते हैं। अब यहाँ पर नवाब साहब अपनी नवाबी शान शौकत को दिखाने की आदत रखते थे। वे अपनी हरकत से ठाट बाट का प्रदर्शन करने में लगे थे। लेखक को देखकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार खीरों को छीलना, नमक मिर्च लगाना, सूंघना और बाहर फेंक देना, जैसे यह सब करके नवाब साहब ये बता देना चाहते हों कि उनके द्वारा इन्हें सूंघना ही पर्याप्त है। खीरे खाकर पेट भरने की आदत तो साधारण लोगों की होती है। इस प्रकार यह सब नवाब साहब के अमीरी दिखावे के स्वभाव की ओर संकेत करता है कि वो बता रहे थे कि केवल सूंघने मात्र से ही हमारा काम हो जाएगा। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिना विचार और पात्रों के कहानी, देखिए, यदि वो कह रहे हैं किसी घटना का वर्णन जो कि किसी विशेष कारण की ओर संकेत करता है, घटना कैसे घटी, उसके क्या कारण थे, उसका क्या परिणाम था, यह सब जानने की जिज्ञासा मन में बनी रहती है। और घटना बिना कारण के तो होती नहीं है। अतः बिना पात्र के कहानी और बिना कारण के घटना कैसे संभव है? तो घटना के बिना विचार कैसे? अतः लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना व पात्रों की कहानी तो नहीं लिखी जा सकती। यह पूर्णतः सत्य है कि उसका विचार हमारे विचारों के अनुकूल है। बिल्कुल, कि ये कहानी नहीं लिखी जा सकती। जैसे कि खीरा खाए बिना पेट नहीं भर सकता, वैसे बिना पात्रों के कहानी भी नहीं लिखी जा सकती। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? लखनवी अंदाज को हम नवाबी अंदाज भी कह सकते हैं, नवाबी दिखावा, नवाबी ठाट बाट, थोता चना, असार्थक प्रदर्शन आदि शीर्षक हो सकते हैं जो पाठ के निहित अर्थ को। तो आप नवाबी ठाट बाट, नवाबी दिखावा, नवाबी अंदाज। नवाब ने अपनी नवाबी का परिचय किस प्रकार दिया? नवाब ने अपनी नवाबी का परिचय दिया कि उन्होंने खीरे को धोया, पोंछा, फिर बड़े एकदम ही बहुत ही ढंग से उसकी फांक काटी और उसको सजाया, नमक मिर्च लगाया और उसके बाद उसे सूंघा और फिर फेंक दिया। नवाब ने खीरों को पहले पानी से धोया, तौलिए से पोंछा, जेब से चाकू निकालकर उसके सिर काटे, छील कर उनकी फाके काट काट कर तौलिए पर रखी, उन पर नमक मिर्च का मिश्रण छिड़का, फिर लेखक को भी खाने का निमंत्रण दिया।
अंत में एक एक भाग को खाने की अपेक्षा सूंघ सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसने ऐसा दिखावा किया कि उसे सुगंध मात्र से ही खाने की तृप्ति मिल गई। खीरा खाने की इच्छा होने पर भी लेखक ने इनकार क्यों कर दिया? खीरा खाने की इच्छा होने पर भी लेखक ने इनकार क्यों किया? क्योंकि एक बार पहली बार जब नवाब ने पूछा, पहले तो नवाब ने मित्रता करना या बात करना जरूरी नहीं समझा, जिससे लेखक को अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद खीरा खाने के लिए नवाब ने पूछा तो लेखक ने साफ मना कर दिया। अब खीरा को देखकर मुंह में पानी तो आ रहा था, तो नवाब के दूसरे बार पूछने पर भी मना करना पड़ा, क्योंकि लेखक पहले मना कर चुके थे। खीरा खाने की इच्छा होने पर भी लेखक ने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि पहले जब नवाब ने उनसे खीरे के लिए आग्रह किया तब मना कर चुके थे, मना कर दिया था। लेखक ने सोचा यदि मैं अब खीरा खाने के अनुरोध को स्वीकार करता हूं तो नवाब साहब के मन में मेरे प्रति सम्मान की भावना नहीं रहेगी। इस प्रकार अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए या बनाए रखने के लिए उन्होंने पुनः खीरा खाने से इनकार कर दिया। नवाब साहब को खीरा काटकर नमक मिर्च लगाते हुए देखकर लेखक क्या सोच रहा था? नवाब को खीरा काटकर नमक मिर्च लगाते हुए लेखक ये सोच रहा था कि नवाब साहब दुनिया के सामने तो धनवान बनते हैं, परंतु यह सोचकर कि मैं लोगों की नज़रों से बच जाऊंगा, अब अपनी वास्तविकता पर आ गए। अब तो खीरा काटा, छीला, नमक मिर्च लगाने को तैयार। इस प्रकार लेखक अनुभव कर रहा था कि नवाब साहब धनी होने का केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है कि वो धनी हैं, जिस तरीके से वहाँ उनका प्रदर्शन चल रहा था। नवाब साहब की भावभंगिमा से क्या प्रतीत हो रहा था? नवाब साहब की भावभंगिमा से कि वो लेखक से एक तो मित्रता नहीं करना चाहते, और दूसरा भावभंगिमा ये थी जो यहाँ पर दिखाया है कि खीरे को खाते वक्त उनके मुँह में जो पानी देखते वक्त, उसको सजाते वक्त जो पानी आ रहा था, उससे लग रहा था कि उसकी कल्पना बड़े ही स्वादिष्ट वाली है। नवाब साहब की भावभंगिमा से प्रतीत हो रहा था जैसे खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च लगाते समय उनके रसास्वादन की कल्पना कर रहे हैं, और उस कल्पना से उनका मुंह भी भर रहा था। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने का आग्रह करने पर लेखक ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? लेखक ने कहा कि आप फरमाइएगा, चूंकि मेरा पेट ठीक नहीं है। नवाब साहब ने जब लेखक को खीरा खाने का आग्रह किया तब लेखक ने उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि इस समय तो आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, साथ ही पाचन शक्ति भी अच्छी नहीं है। यस, लेखक ने नवाब साहब की असुविधा के कारण के बारे में क्या अनुमान लगाया? अनुमान लगाया कि इन्होंने सोचा होगा कि सेकंड क्लास के डिब्बे में आराम से बैठेंगे, कोई नहीं होगा और कोई हमें देख ना ले कि हम मझोले दर्जे में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो लेखक आ गए तो उनके चेहरे पर असंतोष आ गया, असुविधा हो गई। लेखक ने अनुमान लगाया कि नवाब साहब ने पैसे की बचत करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। उस समय उन्होंने सोचा होगा कि उस डिब्बे में और कोई यात्री नहीं होगा, वे अकेले यात्रा करेंगे। इस कारण शहर का कोई भी भद्र पुरुष, कोई भी अच्छा व्यक्ति उन्हें नहीं देख सकेगा। परंतु लेखक के आ जाने से अपनी वास्तविकता प्रकट हो जाने का भय सताने लगा, और इसी कारण नवाब साहब को असुविधा भी महसूस होने लगी। लेखक द्वारा नवाब साहब की ओर से नजरें हटा लेने का क्या कारण था? लेखक जब सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े और उन्होंने नवाब के चेहरे पर असंतोष देखा, फिर वो सामने वाली बर्थ पर बैठ गए। किंतु जब उन्होंने देखा कि नवाब साहब मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, मुझसे नजरें चुरा रहे हैं, तो लेखक ने भी उनसे नजरें चुरा ली। इस कारण लेखक ने यह महसूस किया कि यदि वे मुझे महत्व नहीं दे रहे हैं तो मैं अपनी ओर से उनके साथ के लिए पहल करूं तो उनकी दृष्टि में मेरा सम्मान घट जाएगा, कम हो जाएगा। इसी कारण लेखक ने भी नवाब से नजरें चुरा ली, क्योंकि वो नहीं देख रहे तो हम भी नहीं देखते हैं। लेखक किस बात का अनुमान लगाने लगा और क्यों? लेखक, अब देखिए, अनुमान तो उन्होंने कई लगाए थे। इस बात का अनुमान लगाने लगा कि इस डिब्बे में आ जाने से नवाब साहब को किस प्रकार की असुविधा और संकोच का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही ऐसी असुविधा और संकोच का क्या कारण हो सकता है। इस बात का अनुमान इसलिए लेखक ने लगाया क्योंकि खाली बैठे बैठे कल्पना करते रहना लेखक की पुरानी आदत थी। रचना अभिव्यक्ति। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को शब्दों में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो खीरे को अपनी सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया, खीरे को
खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से उसको पोंछा और फिर तौलिए के अपने जेब से चाकू निकाली। चाकू निकालने के बाद एक एक फाँक खीरे की काट कर बड़े ही ढंग से उसे तौलिए पर सजाने लगे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस पर नमक लगाया, नमक और जीरे का मिश्रण और मिर्च का पाउडर लगाया, उसको सूंघा और फिर बाहर फेंक दिया। तो नवाब साहब ने बैठे लेखक को देख अपने संकोच को दूर करते हुए कुछ नए अंदाज में खीरा काटने की प्रक्रिया अपनाते हैं। बर्थ के नीचे रखे पानी से भरे लोटे को लेकर खिड़की से बाहर खीरों को धोया और तौलिए से पोंछा। जेब से चाकू निकालकर खीरे के सिर को काटकर और गोद कर उसमें से झाग भी निकाल दिया। खीरों को सावधानी से छीलते हुए फांके बनाई, बिछे तौलिए पर करीने से बड़े ढंग से उसे सजाकर देखते रहे। कटी हुई फांकों पर जीरा मिले नमक और काली मिर्च को बुरकते हैं। खीरा सामने देखकर खीरे का रसास्वादन मन में ही करने लगते हैं और उनके मुंह में पानी आ जाता है और इसके बाद वो खीरा सूंघकर फेंक देते हैं। आप जोड़ सकते हैं। किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? देखिए, बहुत सारी ऐसे खाने की वस्तुएं होती हैं, फल तो अक्सर होते ही हैं। भोजन करने के लिए यथासंभव नींबू, विविध फल, सब्जियों का सलाद, उस पर नींबू का निचोड़ रस डालना, काला नमक आदि डालना, नमकीन, रायता, चटनी को अलग अलग कटोरी में रखना। इस प्रकार देखिए कई लोगों के अपने तरीके होते हैं। नींबू को काट कर रखेंगे, बारीक सलाद को काटेंगे, सलाद बारीक भी नहीं होगी तब भी नींबू उसमें लगाएंगे, छिड़केंगे, डालेंगे नींबू का रस, नमक उसमें लेंगे, चटनी, सब्जी सबके रखने का एक अलग तरीका, ये लोगों के अलग अलग उनके स्वाद को भी बढ़ा देता है। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक, यहाँ पर सनक की बात इसलिए की गई क्योंकि नवाब साहब को भी खीरे को किस प्रकार काटा जाए, छीला जाए, ये सब था, लेकिन उसके बाद ना खाने की जो सनक एक धुन थी, तो सनक सवार हो जाना अर्थात धुन का पक्का जुनून छा जाना। जो लोग धुन के पक्के होते हैं वे जिस पथ पर चलते हैं उस पथ पर तब तक चलते हैं जब तक कि उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसी सापेक्ष सनक, ऐसी सनक सकारात्मक होती है। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की सनक थी कि देश को आज़ाद कराना, वो तब तक हार नहीं मानी, जान गंवा दी लेकिन तब तक हार नहीं मानी, देश को आज़ाद करके ही वो माने। आचार्य चाणक्य भी ऐसे ही सन की महापुरुष थे। पक्का इरादा, आत्मविश्वास और चढ़ गई सनक की राजा नंद का समूल नाश का योग्य शासक के हाथ में शासन सौंपना था। सनक के सामने संकटों से भरा मार्ग भी प्रशस्त जान पड़ता है। प्रशस्त जान मतलब सही जान पड़ता है। बड़ी बड़ी विपदाओं की चिंता किए बिना एक सामान्य बालक को भी सम्राट बनाने की चाणक्य ने ठान ली और वही होकर रहा जो चाणक्य चाहते थे। अतः सापेक्ष सनक के सुपरिणाम निकलते हैं। देश का उदाहरण ले लो, चाणक्य का उदाहरण ले लो, या देश के ऐसे लोग जिन्होंने संघर्ष किया उनका उदाहरण ले लो, सबकी सोच सकारात्मक थी। लेखक नवाब साहब को देखते ही उनके प्रति व्यंग से क्यों भर जाता है? क्योंकि नवाब साहब की जो तरीके थे, उनकी आदत थी, उनको देखकर, क्योंकि लेखक के मन में लखनवी नवाबों के प्रति पूर्व धारणा थी कि वे अपनी आन बान शान को बहुत महत्व देते हैं। वे हर चीज़ में नजाकत दिखाते हैं तथा स्वयं को औरों से अधिक श्रेष्ठ बताते हैं, शिष्ट और शालीन और कुलीन सिद्ध करना चाहते हैं। इस धारणा के कारण उसे नवाब के हर कार्य में यही शान दिखाई दी। उन्हें नहीं पता था कि नवाब साहब सेकंड क्लास में यात्रा क्यों कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने उनमें खोट देखा। उनका नवाब को लखनऊ की नवाबी का सफ़ेद वो सज्जन कहना ही उनकी पूर्व धारणा का प्रमाण था। यहाँ नवाब और उनकी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, लेकिन लेखक की पूर्व धारणा थी। उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया कि वो लोग अपनी आन बान शान को अलग दिखाते हैं, श्रेष्ठ, शालीन, कुलीन बताते हैं। और यहाँ पर नवाब की इस प्रकार के खाने के तरीक़े को भी लेखक ने अपने अनुमान से ही उनका क्या बताया? लखनवी अंदाज बताया। लेखक के सामने नवाब साहब ने खीरे खाने का कौन सा खानदानी रईस तरीका अपनाया कि खीरे को सूंघ कर फेंक देना। नवाब साहब दूसरों के सामने साधारण सा खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खीरे को किसी कीमती वस्तु की तरह तैयार तो किया। लजीज खीरे को देखकर लेखक के मुंह में पानी आ गया था। अब नवाब साहब की इज्जत का सवाल था, इसीलिए उन्होंने खीरे की फांक को उठाया, नाक तक ले गए, सूंघा, खीरे की महक को लिया, मुंह में पानी आ गया, उस पानी को भी पी गए, डकार भी ली और खीरे को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया।
और डकार लेकर ये बताया कि जताया कि मैं केवल सूंघकर ही तृप्त हो गया। तो उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि लेखक से वो कह रहे हों कि नवाबों का खीरा खाने का खानदानी अंदाज, रईस अंदाज यही है। हम खाते नहीं सामान्य वस्तु, सूंघ कर फेंक देते हैं। अगला है वासाध्याय निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। चलिए देखते हैं। एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो यहाँ पर बैठे थे, जो क्रियापद है पालथी मारकर बैठे थे। क्या, कैसे बैठे थे, कोई जवाब नहीं, तो यहाँ पर आकर्मक क्रिया की बात आ जाती है। सपोज सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। कहाँ बैठे, कैसे बैठे, क्या बैठे, ये तो जवाब नहीं, तो आकर्मक। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। चूंकि उत्साह नहीं दिखाया, यहाँ पर आंसर मिल रहा है क्या नहीं दिखाया, उत्साह, कर्म आ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया। टाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो कल्पना करते रहने की क्या है, आदत है, इसलिए सकर्मक क्रिया। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे। तो यहाँ पर क्रिया के पहले क्या खरीदे, खीरे, सकर्मक क्रिया। खरीदे हो जाता तो कुछ आंसर नहीं मिलता। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। तो यहाँ पर क्या काटे, खीरे, मतलब गोद कर क्या निकाला, तो झाग, खीरे का सिर। ये गोद कर, जब कोई कार्य होकर हो जाए, मतलब पहले ही काम करके फिर काम हो। खेल कर खाना खाया, तो खेल कर ये क्रिया पहले हो गई, गोद कर यह क्रिया पहले हो गई, तो ये पूर्वकालिक क्रिया। क्या काटे, तो खीरे, और क्या निकला, तो झाग, तो ये है दोनों सकर्मक क्रियाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फांकों को देखा। तो क्या देखा, खीरों की फांक को देखा, तो ये हो जाती है सकर्मक क्रिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब लेट तो गए, कैसे लेट गए, थक कर लेट गए, संयुक्त क्रिया है, लेकिन कहाँ लेट गए ये नहीं बताया, तो ये अकर्मक क्रिया है। ठीक, थक कर लेट गए, थक कर तो हो गया पूर्वकालिक, लेट गए साथ में मिल गई संयुक्त क्रिया, पर कहाँ लेटे इसका जवाब नहीं मिला। जेब से चाकू निकाला, तो जेब से क्या निकाला, चाकू निकाला, सकर्मक क्रिया। जेब से निकाला तो केवल क्रिया होती, जो कि कर्म नहीं पहचान पाते। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और उनकी और सनक और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। नवाब साहब के द्वारा खीरा पानी से धोना, छीलना, फांके करना, साफ सुथरे तौलियों से झाड़कर बिछाकर फांकों को करीने से करखना, नमक मिर्च बुरकना और फिर खाए बिना ही सूंघकर फेंक देना, ये भी एक तरह की सनक है। और हमने यही सनक को जाना है, इसलिए हमने इसी सनक को लिखा है। चूँकि लेखक ने पहले वाली सनकों को देख लिया, जान लिया था, इसलिए उन्होंने अनुमान लगा लिया कि ये भी इनकी नवाबी शान है। अब यहाँ पर मज़ा तो बड़ा आया पढ़ने में कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं, इस तरीके का काम करते हैं जो देखकर हंसी के पात्र भी बनते हैं। और यदि किसी ने उनके बारे में कुछ और सुना हो, उस एरिया क्षेत्र के बारे में, तो लोगों के अनुमान वैसे ही बनने लगते हैं। तो लेखक के साथ भी यही हुआ। पाठ आपने जब पढ़ा था तो पाठ को बहुत अच्छे से समझा, उसके अभ्यास भी आपने कर लिए हैं, साथ में आपने क्रियापद को जाना। सबसे बड़ी बात, क्रिया के प्रकारों को आपने समझा। तो यहाँ पर आपने क्रिया और उसके प्रकार, सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, पूर्वकालिक क्रिया, इनको भी जानना। तो मतलब आप पाठ के साथ साथ व्याकरण भी करते जा रहे हैं, जिसकी तैयारी बहुत आवश्यक है। कई प्रकार से आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो तैयारी हमारे साथ करते रहिएगा, बने रहिएगा। हर वीडियो कुछ अलग ही होगा, पाठ नया होगा, अंदाज नया होगा, समझने का तरीका नया होगा, व्याकरण भी नई होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, सुनते रहिएगा स्टेप अप एकेडमी को। थैंक यू सो मच।